साथियों, आज मैं बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन जिसको अक्सर हाँ स्टूडेंट छोड़ देते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट खदान के लिए, माइनिंग ऑपरेटर के लिए, फ्रंटलाइन सुपरवाइजर, माइनिंग सरदार, ओवरमैन के लिए, ओरल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये रेगुलेशन बहुत बड़ा है। रेगुलेशन कोल माइंस रेगुलेशन 143, कोल माइंस रेगुलेशन 143, प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट। इसमें 16 सब रेगुलेशन है। इसका 2 पार्ट करके मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। फर्स्ट पार्ट है हेल्थ हेजार्ड। माइनिंग फील्ड में अंडरग्राउंड हो या ओसीपी हो, वहां पर काम करने के दरमियान जो डस्ट उत्पन्न होता है, चाहे वो कोल डस्ट हो या स्टोन डस्ट हो, हार्ड रॉक का ड्रिलिंग हो, उसका डस्ट हो, इससे पहला हेल्थ हेजार्ड, पहला जो पार्ट है हेल्थ हेजार्ड में क्या है, इसका रेगुलेशन 12 सब रेगुलेशन में बांटा गया है। और बड़ी इजी तरीके से मैं ये पूरे रेगुलेशन को आप लोगों के बीच शेयर करता हूं। तो फर्स्ट रेगुलेशन है रेगुलेशन 143 का फर्स्ट सब रेगुलेशन, मैनेजमेंट शैल टेक स्टेप्स टू मिनिमाइज, 2 वर्ड है, इमिशन सप्रेशन, रिस्पिरेबल डस्ट टू वर्किंग प्लेस, सरफेस प्लस अंडरग्राउंड। मैनेजमेंट वो सारे पर्याप्त, वो सारे स्टेप्स लेंगे जिससे डस्ट का इमिशन नहीं हो, सप्रेशन नहीं हो, रिस्पिरेबल डस्ट मतलब सांस लेने योग्य जो डस्ट है उसका वर्किंग प्लेस पर, चाहे वो सरफेस में हो चाहे अंडरग्राउंड में, रिस्पिरेबल नहीं हो, वो अंदर लंग्स के अंदर नहीं जाए। कैसे? नॉट एक्सीडिंग द लिमिट हार्मफुल टू हेल्थ। ये पहले भी इन्वायरमेंट वेंटिलेशन के था कि डस्ट उतना नहीं होना चाहिए कि पर्सन या वर्क पर्सन को हार्म। तो ये फर्स्ट पॉइंट में नॉर्मल है कि लिमिट से, हार्मफुल लिमिट से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ हार्मफुल टू हेल्थ। फर्स्ट पॉइंट में तो किस तरह से जानेंगे कि लिमिट से ज्यादा, इसके लिए ये लिखा है। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ओरल में भी पूछा जाता है। परमिसिबल लिमिट PL, परमिसिबल लिमिट शैल नॉट मोर देन 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर रिस्पिरेबल डस्ट इन कोल सील, where silica percentage less than 5% or 10 by percentage of free silica मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये दूसरा इंपॉर्टेंट समझना, दूसरा सब रेगुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। परमिसिबल लिमिट क्या है? 1 क्यूबिक हवा में 2 मिलीग्राम से ज्यादा स्टोन डस्ट नहीं हो। तो कितना परमिसिबल लिमिट हुआ? 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। रिस्पिरेबल फाइन डस्ट लेस देन 5 माइक्रोन, रिस्पिरेबल फाइन डस्ट हुआ तो जो नाक के द्वारा लंग्स में चला जाता है और वो लंग्स में हार्मफुल करता है, न्यूमोक्रोसिस होता है, कोलिमोक्रोसिस होता है, ये नोटिफाइड डिजीज में है, वो बाद में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन ये 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि उस डस्ट में लेस देन 5% सिलिका होता है। यदि सिलिका परसेंट बढ़ता है, सिलिका का मतलब बालू टाइप का कण, तो क्वार्ट्ज टाइप का कण, तो सिलिका परसेंटेज यदि बढ़ता है तो परमिसिबल लिमिट हमारा क्या होगा? ये 2 से कम हो जाएगा। जैसे 5% है
तो परसेंटेज सिलिका 10/5 करते हैं तब 2 आता है। यदि ये परसेंटेज 10 हो जाएगा, सिलिका परसेंटेज जिस डस्ट में 10% है, तो हमारा परमिसिबल लिमिट कितना हो जाएगा? 10/परसेंटेज ऑफ सिलिका 10/10 इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो हमारा परमिसिबल लिमिट कम हो जाएगा। कहने का मतलब जो 2 मिलीग्राम था वो 1 मिलीग्राम हो गया। तो सिलिका का परसेंटेज जैसे जैसे डस्ट में बढ़ेगा, रिस्पिरेबल डस्ट में, वो हार्मफुल टू हेल्थ ज्यादा होगा। तो ये परमिसिबल लिमिट ओरल के ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। परमिसिबल लिमिट इज इक्वल टू 10/परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका। फ्री सिलिका डस्ट में हम निकालते हैं, जितना होगा वही परमिसिबल लिमिट होगा। ये कैसे नापा जाएगा? इसी के लिए दूसरा रेगुलेशन का पार्ट है, डस्ट सैंपलर और डिटर्मिनेशन कैसे निकालेंगे, कौन इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे और किससे निकालेंगे। डस्ट सैंपलर और डिटर्मिनेशन अप्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से अप्रूव होगा। डस्ट सैंपलर भी, इंस्ट्रूमेंट भी, और डिटर्मिनेशन करने का सर्टेन जो प्रोसीड्यूर है वो अप्रूव्ड बाय सीआईएम, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ये सर्कुलर में दिया हुआ है कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे, कहां-कहां हम लगाएंगे, ठीक है, वो बाद में चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट है एम फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करेगा? मंथली न्यू प्लांट जब बैठाएगा तब, इक्विपमेंट या मशीनरी कोई नया लगाता है तब, न्यू वर्क स्टार्ट होता है तब। ये 4 कंडीशन है। तो उस चारों कंडीशन में मैनेजमेंट सेल बी सैंपल, सैंपलिंग करेगा। सैंपलिंग किससे करेगा? अरिथमेटिक है जो पहला पॉइंट में दिया गया, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के डस्ट सैंपलर, और डिटर्मिनेशन प्रोसेस से, प्रोसीड्यूर से हम सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग करने का क्या 4 कंडीशन है? मंथली हम करेंगे, नॉर्मली जो हमारा माइनिंग ऑपरेशन है तो मंथली करेंगे, और न्यू प्लांट जब बैठाते हैं तब करेंगे। कोई नया इक्विपमेंट या मशीनरी लगता है तब करेंगे। न्यू वर्क, नया कोई प्रोसेस वर्क, जैसे बोर्ड एंड पिलर है या लॉन्गवाल मेथड में चेंज करिए या कोई स्पेशल मेथड में चेंज किए तो फिर नया वर्क होगा, तो डस्ट जनरेशन का अलग क्राइटेरिया होगा, तो हम लोग ये सैंपल करते हैं। चौथा पॉइंट, सैंपल शैल बी टेकन रिटर्न साइड और लेवल, ब्रीदिंग लेवल। जब भी सैंपल लेंगे तो रिटर्न साइड में लेंगे। जनरेशन जो जहां डस्ट जनरेट हो रहा है वो जनरेशन पॉइंट के रिटर्न साइड में सैंपल लेंगे, रिटर्न साइड में, और लेवल, नोज लेवल, नोज लेवल पर हम लोग लेंगे। लेवल एक्सपोजर, जहां पर एक्सपोजर होगा वहां नोज लेवल पर एक्सपोजर लेंगे। 1 मीटर फ्रॉम जनरेशन पॉइंट, जनरेशन पॉइंट के 1 मीटर की दूरी पर। क्लियर? जब भी कोई मशीन इक्विपमेंट लगा है और कोल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो डस्ट जनरेट होगा इंस्टीट्यूट कोल से, तो वो जस्ट डस्ट जनरेशन पॉइंट से 1 मीटर रिटर्न साइड में नोज लेवल पर हम ये सैंपलिंग करेंगे। एक और कंडीशन है, जनरेशन पॉइंट से 1 मीटर दूर, नॉट बिहाइंड द ऑपरेटर। ऑपरेटर के पीठ के पीछे नहीं लेंगे। ऑपरेटर जहां खड़ा रहता है वो सामने साइड में, क्योंकि डस्ट पीठ से नहीं आता है, नोज से आता है, तो ये पॉइंट देना रहता है। बिहाइंड, नॉट बिहाइंड द ऑपरेटर, फ्रंट में देना। अब सब रेगुलेशन 5, इसमें क्या है? सैंपलिंग शैल बी रिप्रेजेंटेटिव। जो भी सैंपल करेंगे हम वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब प्रमाणिक होगा, मूल्यता होगा, सबका प्रतिनिधित्व करेगा। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व करेगा पूरे वर्किंग का। तो सैंपलिंग इसमें 2 टाइप का लिखा हुआ है, स्टैटिक और फ्रैक्शनल। स्टैटिक सैंपलिंग एक जगह फिक्स करके किया जाता है। इसमें हम लोग का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर। उस सैंपलर को विभिन्न पॉइंट पर जो
बताए पहला पॉइंट कि ये डिटर्मिनेशन का जो प्रोसीड्यूर है उस प्रोसीड्यूर से विभिन्न पॉइंट में उसको लगाते हैं और 8 आवर वेटेड करके हम उसको, यहां भी आपको ये जो है 8 आवर वेटेड परमिसिबल लिमिट है, तो 8 आवर वेटेड स्टैटिक ग्रेविमेट्रिक सैंपलर से हम लोग उसको लगा करके और जो डस्ट जनरेट होता है उससे हम लोग करते हैं। तो ये हुआ स्टैटिक फिक्स्ड। दूसरा जो पॉइंट है पर्सनल, इसको पीडीएस बोलते हैं, पर्सनल डस्ट सैंपलर। ये अटेंडेंस के बाद जो भी माइनर या वर्कर हैं जो डस्ट के एक्सपोजर में है वो अपना नाक में लगा लेते हैं और वहां से ही स्टार्ट होता है, या पहन लेते हैं इस डस्ट सैंपलर को और वहां से ही जो डस्ट उसमें जो जनरेट होता है, डस्ट जो जमा होता है उसके आधार पर सैंपलिंग। इसका भी प्रोसीड्यूर आपको डिटर्मिनेशन प्रोसीड्यूर सीआईई में से सर्कुलर वगैरह में लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये सब रेगुलेशन 5 हुआ, क्लियर हुआ। फिक्स टाइप का और पर्सनल टाइप का दो सैंपलिंग होता है, कहीं पर फिक्स टाइप का करते हैं, कहीं पर पीडीएस पर्सनल डस्ट सैंपलिंग। तो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर जीडीएस, ये इसमें आता है जीडीएस और नीचे जो पर्सनल है पीडीएस आता है, करेक्ट। अब छठा रेगुलेशन क्या है, सैंपलिंग शैल बी टेकन बाय ट्रेंड पर्सन। सैंपलिंग लेने वाला नाड़ी होगा तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं होगा, वो सैंपल प्रतिनिधित्व तो नहीं करेगा। इसलिए सैंपल लेने वाले पर्सन को समुचित ट्रेनिंग होगा, वो पूरा प्रोसीड्यूर जानेंगे कि कैसे लेंगे, मशीन को कैसे ऑपरेट करेंगे, कहाँ किस किस प्लेस पर लेना है, इसीलिए उनको ट्रेनिंग जरूरी है। फर्स्ट, ट्रेंड पर्सन, सैंपल शैल बी टेकन बाय ट्रेंड पर्सन बाय सैंपलिंग अपरेटस। अपरेटस का तो नाम बता दिए, फिक्स टाइप में जीडीएस और पर्सनल टाइप में पीडीएस। सैंपलिंग अपरेटस यूज करेंगे। अब सैंपलिंग अपरेटस जो यूज कर रहे हैं उसके बारे में छठा सब रेगुलेशन में दिया हुआ है। जो भी सैंपलिंग अपरेटस चाहे फिक्स टाइप का हो या पर्सनल टाइप का हो, उसका करेक्ट मेंटेनेंस होगा। इसमें 4 फैक्टर है, करेक्ट मेंटेनेंस, क्लियर, उसको मेंटेन किया जाएगा समय समय पर। एग्जामिन, इफिशिएंट ऑपरेशन, वो उसका ऑपरेशन इफिशिएंट होना चाहिए, इरेटिक नहीं होना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एग्जामिन, उसको एग्जामिन करेंगे और कैलिब्रेटेड, और उसका कैलिब्रेशन होगा। बढ़िया इंस्टीट्यूट जो या मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो उसको मेंटेनेंस कर सकता है, वहां से उसको कैलिब्रेटेड करेंगे। कैलिब्रेटेड डेट भी लिखा हुआ है, नॉट मोर देन 1 ईयर, मतलब एक बार कैलिब्रेटेड करेंगे तो 1 साल के अंदर फिर उसको कैलिब्रेटेड करना पड़ेगा। 1 साल के बाद उस मशीन को हम यूज नहीं करेंगे। ये सब रेगुलेशन 6 आपका प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट सैंपलर रेगुलेशन 143 का छठा रेगुलेशन है। इस रेगुलेशन 143 का 7 सब रेगुलेशन जो है, 7 सब रेगुलेशन 7 में लिखा क्या है, जो हम सैंपलिंग करते हैं और जो डस्ट रिप्रेजेंटेटिव डस्ट लेते हैं तो उस डस्ट का सैंपल सिलिका क्वाड परसेंटेज शैल बी डिटरमिन्ड बाय लैब। हम लैब में उस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल से कितना परसेंटेज सिलिका है उसका डिटर्मिनेशन एक अप्रूव्ड लैब, अप्रूव्ड बाय डीजे में अप्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इससे लिया हुआ लेकर के अप्रूव करें हुआ इंस्टीट्यूट से इसका परसेंटेज निकालेगा। अब सब रेगुलेशन 8, all results shall be recorded within 14 days in register। जितना हम सैंपल लेंगे उसका रिकॉर्ड जो 14 दिन के अंदर रजिस्टर में मेंटेन होगा। काउंटर साइंड बाय मैनेजर एंड डेटेड विथ 24 आवर्स।
ये 8वां पॉइंट है। तो क्लियर है, जो रिपोर्ट आएगा वो 14 दिन के अंदर रजिस्टर में मेंटेन हो जाएगा, उस पर काउंटर साइन मैनेजर करेगा, जो 24 रिटर्न हो रजिस्टर में एंट्री होने के 24 घंटा के अंदर मैनेजर काउंटर साइन करेगा। ये हुआ 8वां सब रेगुलेशन। अब सब रेगुलेशन 9, रिजल्ट जो है सैंपल का रिजल्ट इज नॉट मोर देन परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट तो ऑलरेडी चर्चा किए हैं, 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। 2 मिलीग्राम क्यूबिक मीटर जो है 5% सिलिका लेस है, तब 5% से सिलिका लेस जब है उस सैंपल में, तब तो जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे इस फार्मूला से, उस परमिसिबल लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यदि ज्यादा है, a step to be minimized, notify to रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। यदि परमिसिबल लिमिट से डस्ट ज्यादा है तो उसके लिए हम नोटिस करेंगे रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। 10वां पॉइंट, ऑपरेशन सीज इफ सीरीज ऑफ 5 सैंपल इन सक्सेसिव वर्किंग सीट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ एक्सीड परमिसिबल लिमिट। यदि कोई मंथ में लगातार 5 सैंपल, सक्सेसिव वर्किंग शिफ्ट में 5 सैंपल में यदि परमिसिबल लिमिट से अधिक होता है तो हम ऑपरेशन सीज करेंगे, माइनिंग एक्सकवेशन बंद कर देंगे, माइनिंग ऑपरेशन हम बंद करेंगे। ऑपरेशन शैल नॉट बी रिज्यूम्ड, तब तक ऑपरेशन माइनिंग ऑपरेशन चालू नहीं करेंगे या खदान नहीं चालू करेंगे जब तक अनलेस रीसैंपलिंग रिड्यूस्ड परमिसिबल लिमिट। जब दोबारा हम रीसैंपलिंग करेंगे तो हमारा परमिसिबल लिमिट रिड्यूस हो जाना चाहिए। ये किसके क्या अप्लाई करेंगे? प्रिवेंटेशन। हम प्रिवेंटेशन लेंगे, सप्रेशन को हम बंद करेंगे, वाटर डस्ट सेपरेशन को हम कम करेंगे। ये दो मीन्स को लागू करके हम परमिसिबल लिमिट को कम करेंगे। जब इसके बावजूद फेल हो गए तो फिर हम सीज करेंगे, नहीं चालू करेंगे। सेकेंडरी मीन्स कंटीजेंसी मेजर्स क्या क्या है? इंस्टॉल डिवाइस, हम कोई ऐसा डिवाइस इंस्टॉल करेंगे, जैसे मान लीजिए लोंगवाल का जो डेवलपमेंट है, रोड हेडर, डीट हेडर है, तो उसमें एग्जॉस्ट ओवरलैपिंग सिस्टम होता है, वहां डस्ट जनरेशन ज्यादा होता है, कटिंग होता है, स्प्रे व्यवस्था होता है, लेकिन उसके लिए क्या है, एग्जॉस्ट ओवरलैप जो फैन होता है, वो फैन में डस्ट फिल्टर लगता है। इस टाइप का डिवाइस लगाएंगे हम मशीन में, इंस्टॉल डिवाइस, ऐसा डिवाइस लगाएंगे इस एंगल में कटिंग मशीन का पीक्स होगा कि हमारा डस्ट कम हो। दूसरा, इंस्टीट्यूट से हम स्टडी करा सकते हैं, इंस्टीट्यूशन के पास हम केस को रिफर करेंगे। हायर इंस्टीट्यूशन हमको बताएगा कि क्या करना होगा। न्यू वर्क प्रैक्टिस, कोई नया टाइप का वर्क प्रैक्टिस करेंगे जहां पर डस्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि हम चेंबर बनाए, वर्कर जो काम करेंगे रिमोट से करें, तो ये वर्किंग प्रैक्टिस, न्यू वर्किंग प्रैक्टिस हम लागू करेंगे ताकि डस्ट से बच सके, क्योंकि डस्ट को तो हम प्रिवेंटेशन और सेपरेशन से सीज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको कुछ नया तरीका लाना पड़ेगा। तीसरी बात है, चौथा बात तो है रिमोट ऑपरेशन, दूर से हम ऑपरेशन करेंगे। इससे पहले वाला पॉइंट है न्यू वर्क प्रैक्टिस, हम उस प्रैक्टिस को इस्तेमाल करेंगे जिसमें डस्ट जनरेट नहीं हो। ऐसा बहुत सारा तरीका है, जैसे मान लीजिए बारूद यूज करके हम कोयला प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें डस्ट होता है, लेकिन अभी केमिकल डाल करके या उसको यूज करते हैं, थोड़ी देर के बाद उसको क्रेक कर देता है, तो उसी में डस्ट खत्म हो गया, साउंड खत्म हो गया। तो इस तरह का हम न्यू प्रैक्टिस इस्तेमाल करेंगे। अब आ गया रिमोट ऑपरेशन, ऑपरेशन को हम दूर से करेंगे, जहां पर डस्ट जो परमिसिबल लिमिट से अधिक है, वैसा डस्ट हमारा वर्कर को
या ऑपरेटर को नहीं पहुंचे। नेक्स्ट जॉब रोटेशन, जब कुछ नहीं होता है तो हमारे जो ऑपरेटर हैं चाहे वर्कर हैं जो डस्ट में एक्सपोजर जिनका है उनका रोटेशन कर देते हैं। कंटिन्यूअस यदि होगा डस्ट को तो उनके लंग्स पर लडन होगा और लंग्स का एक क्षमता है, यदि वो एक सप्ताह की है दूसरा सप्ताह उस जगह पर नहीं है दूसरी जगह चला गया आदमी तो डस्ट कम लेगा, तो फिर जो लंग्स में डस्ट है वो इवोपरेट होकर के खत्म हो जाता है और लंग्स को क्षति नहीं करता है, रोग नहीं पहुंचता है। तो इसीलिए हम जॉब रोटेशन भी करते हैं। कभी कभी माइन मैनेजर देखते हैं जैसे बंकर खोलना, कोयला का बंकर खोलना, तो उस परिस्थिति में माइन मैनेजर वो बंकर ऑपरेटर को चेंज कर देता है। एसडीएल ऑपरेटर जब देख रहे हैं कि ऑपरेशन कर रहा है वहां पर डस्ट सेपरेशन नहीं हो रहा है, या सीरर ऑपरेटर तो उसको नहीं हो रहा है तो हम उसको रोटेशन कर देते हैं। सीरर से उसको चॉक ऑपरेशन या पावर सपोर्ट ऑपरेशन कर देते हैं या सपोर्ट गेंग में देते हैं, सीरर ऑपरेटर दूसरा देंगे। तो ये जॉब ऑपरेशन, ये सब टूल्स है। ये सब यदि फेल होता है, ऑल फेल, ये पांचों पॉइंट से यदि हम फेल हो गए, परमिसिबल लिमिट से हम डस्ट कम नहीं कर सके तो हमको क्या जाना पड़ेगा, डस्ट रिस्पिरेटर मास्क लगाएंगे। आप तो जानते हैं कि अभी हमारे माइन वर्कर, माइन ऑपरेटर ये डस्ट मास्क को बहुत पहले से इस्तेमाल करते हैं डस्ट से बचने के लिए। आज तो कोरोना काल में ये मास्क लगाना बहुत जरूरी है और हम लोग तरह तरह का मास्क लगाते हैं, छूते नहीं हैं। तो इसका हैबिट हमारा कोल माइन वर्कर को जहां पर डस्ट एक्सपोजर है वो ऑलरेडी डस्ट रिस्पिरेटर का इस्तेमाल करते हैं। 12वां पॉइंट जो है सब रेगुलेशन है, सो मैनेजमेंट shall be provided dust respirator, जो डस्ट एक्सपोजर में है उनको डस्ट रिस्पिरेटर देगा इन सफिशिएंट नंबर। ऐसा नहीं कुछ की कमी नहीं रहेगी, हमेशा रहेगी और सफिशिएंट नंबर को उनको हम देंगे, सफिशिएंट इंटरवल पर देंगे ताकि वो हर समय पहुंच सके। फ्री में देंगे टू वर्कर फॉर यूज करने के लिए फ्री में देंगे। क्लियर? 12 नंबर में एक बार फिर पढ़ देता हूं। Management shall be provided dust respirator in sufficient numbers free to worker for use। क्लियर? अब ये 12 पॉइंट का एक नेक्स्ट है मेंटेनेंस डस्ट रिस्पिरेटर। डस्ट रिस्पिरेटर जो वर्कर को बांटेंगे या ऑपरेटर को बांटेंगे या जो भी इस्तेमाल करेंगे तो उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। ये भी रेगुलेशन में होगा। कैसे मेंटेनेंस करेंगे? तो डस्ट रिस्पिरेटर को हम क्लीन करेंगे, उसको डिसइंफेक्टेड करेंगे, कीटाणु मुक्त करेंगे, मेंटेन करेंगे उसका मेंटेनेंस। कोई पार्ट टूट गया, फीता टूट गया तो उसको फीता लगाएंगे, उसको क्लीन करने में धोएंगे पानी से, डिटॉल डाल करके धो लेंगे ताकि उसका कीटाणु खत्म हो जाए, उसकी गंदगी खत्म हो जाए। उसका जो फिल्टर है फिल्टर को हम उसमें चेंज करेंगे। अब आइए प्रॉपर फिटिंग करके खोल करके जब उसको मेंटेनेंस करते हैं, धोते हैं और उसमें फिल्टर फिर लगाते हैं पुनः, तो उसमें डस्ट रिस्पिरेटर टूट भी सकता है। तो इसलिए प्रॉपर फिटिंग करेंगे, ज्यादा कस के टाइट नहीं करेंगे और टूटा हुआ पार्ट्स को फिटिंग नहीं करेंगे, फिर दूसरा स्टेपलर इस्तेमाल करेंगे, रिस्पिरेटर इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर फिटिंग, ट्रेनिंग, इसकी ट्रेनिंग देगा। अब बताइए रिस्पिरेटर हम डस्ट रिस्पिरेटर हम वर्कर के बीच में दिए तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके सेफ्टी ऑफिसर या मैनेजर डेमोन्स्ट्रेशन करके उसको बताएगा कैसे खोलेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे। ये रेगुलेशन मेंशन करा। ट्रेनिंग उसको देना कैसे इसको मेंटेन करना है, करेक्ट यूज, सही यूज। अब देखिए कोरोना काल में हम लोग जो मास्क लगाते हैं तो हमारा मास्क का काम क्या है? नाक और मुंह दोनों को बंद करना, डस्ट नहीं जाने देना, या कोरोना काल में वायरस नहीं जाने देना। लेकिन लोग क्या करते हैं, मास्क को इसे गला में लगाते हैं। गला में तो छेदा नहीं है भाई, छेदा तो आपको मुंह में है और नाक में है। तो उसी तरह से प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए हम लगा लिए तो डस्ट तो आपको लंग्स में जाएगा। और ये हेल्थ हैजार्ड का सेशन
है, इसमें 12 तो हेल्थ हैजार्ड। अब मैं एक चर्चा आप लोगों से और करना चाहता हूं कि कैसे 1 to 5 माइक्रोन जो रिस्पिरेबल डस्ट है वो लंग्स में जाता है। कुछ तो ऊपर में ट्रैक में फंस करके नोज ट्रैक में, अपर ट्रैक में, जो ये छोटा छोटा जो रूम है इसमें फंस करके रुक जाता है। इसके बाद लेस देन 3 माइक्रोन से छोटा और माने जीरो माने माइनस माने जीरो से लेकर के जीरो तो है, जीरो से ऊपर जो 1 माइक्रोन होगा उस तक ले जाता है। लेस देन 1 माइक्रोन जो है वो डस्ट बहुत छोटा होता है। कभी हम सांस लेते हैं जाता है और उसके बाद सांस से निकल जाता है, इससे 0.5 माइक्रोन से नीचे वाला डस्ट छोटा, वो लंग्स को हानि नहीं करता है, वो सांस लिए फिर सांस छोड़े निकल गया। तो हमारा है 0.5 माइक्रोन से 3 माइक्रोन तक मेजर प्रोन है लंग्स डिजीज का। तो ये जाता है लंग्स पर, वो डस्ट बैठता है, अब वहां पर सैलिसिक एसिड बनाता है। सैलिसिक एसिड सेक्रेशन होता है एलोवेली में, एलोवेली में सेक्रेशन हुआ और सैलिसिक एसिड बनाया। सैलिसिक एसिड के साथ वो इवोपरेट हो जाता है, डस्ट का जो पार्टिकल है जो लंग्स को क्षति करेगा वहां एसिड के रूप में होता है और इवोपरेट होकर के फिर लंग्स से हमारा सांस से निकल जाता है। ये हमारा ईश्वर के दिया हुआ एलोवेली और लंग्स की प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया से डस्ट हमारा क्षति नहीं करेगा, लेकिन जब ये रिपीटेड हम उस वर्क प्लेस पर काम करेंगे तो हमारा लग जाएगा, ये डस्ट से लंग्स लग जाएगा और उसको मौका नहीं मिलेगा वो सैलिसिक एसिड बना करके इवोपरेट करने के लिए। तो नतीजा होगा कि लंग्स में छोटे छोटे स्पॉट होंगे। तो पहले तो वो दूर दूर स्पॉट होंगे, बाद में फिर यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, फिर स्पॉट बढ़ेंगे, एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे, फैलेंगे, फिर इसके बाद ओवरलैप करेंगे और एक दूसरे को स्पॉट जब ओवरलैप करेंगे तो उसमें हमारा ब्रीदिंग लेंथ जो है छोटा हो जाएगा, जल्दी जल्दी हम लोग सांस लेंगे और परेशान हो जाएंगे, खांसी होगा, टीबी जैसा बीमारी होगा। तो ये डस्ट का बड़ा बैड इफेक्ट है और इसीलिए हम लोगों को नोटिफाइड जो डिजीज है उसमें कोल माइनर निमोक्रोसिस और सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ये जो डस्ट से जो बीमारी है इस बीमारी को बहुत ध्यान रखा गया है। इसके लिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में उसके स्पेशलिस्ट हैं और वैसे वर्कर का यदि हो तो उसको हम लोग भेजते हैं। फिर ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ में इस टाइप का डिजीज जो होता है तो माइंस के अनुसार उसको हम लोग मेडिकल इंस्पेक्टर को इंफॉर्मेशन करते हैं। ये माइंडसेट की जरूरत का बात है। तो आज का सेशन में 12 सब रिविजन तक करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो है वो दूसरा सेशन में करूंगा, वो पार्ट 2 एक्सप्लोजन है। टोटल 16 पार्ट्स हैं, 16 सब रिविजन है, 12 तक किया, 16 अगले सेशन।